इतिहास में ना कुछ कहानियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कहानी बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही सभ्यता की बात करने वाले हैं। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 2500 सालों से भी ज्यादा से दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, अपनी एक अलग पहचान के साथ। जी हाँ, ये कहानी है प्राचीन पारस से लेकर आज के आधुनिक ईरान तक की। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस जमीन की कहानी की गूंज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी धरती जिसने साम्राज्यों को जन्म लेते देखा और फिर मिटते हुए भी देखा, और जहां हर एक क्रांति ने उसकी किस्मत को, उसकी तकदीर को एक नया ही मोड़ दे दिया। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। आज हम इसे ईरान कहते हैं, है ना? लेकिन इतिहास इसे फारस यानी पर्शिया के नाम से याद करता है। देखिए, जब हम फारस कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, कविता, कला, फिलॉसफी, ये सब आता है। और जब हम ईरान कहते हैं तो हम एक मॉडर्न देश की, एक नेशन स्टेट की बात करते हैं। तो आज हम इन दोनों पहचानों के बीच का जो ये कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दुनिया के पहले महान साम्राज्यों में से एक के जन्म से। एक ऐसा एम्पायर जो सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बल्कि उसने, कह सकते हैं कि हुकूमत करने का एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया खाका तैयार किया, जिसने आने वाली सदियों तक दुनिया पे असर डाला। बात है 550 ईसा पूर्व की। एक लीडर उभर कर सामने आता है जिसका नाम था साइरस द ग्रेट। देखिए, साइरस सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिखरे हुए कबीलों को एक साथ जोड़ा और एक ऐसे एम्पायर की नींव रखी जिसका आइडिया ही उस जमाने के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। मतलब एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि सम्मान और टॉलरेंस पर बना हो। और इस साम्राज्य का जो स्केल था वो सच में चौंकाने वाला था। सोचिए जरा, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था ये एम्पायर, भारत से लेकर मिस्र तक। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ इसके साइज में नहीं थी। ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छी तरह से संगठित साम्राज्य था। सड़कों का एक जबरदस्त नेटवर्क था जो अलग अलग कल्चर्स और लोगों को आपस में जोड़ता था, और इसी वजह से व्यापार, आइडियाज, इन सब का आदान प्रदान मुमकिन हो पाया। और यही वो बात है जो उस समय के लिए बिल्कुल नई और क्रांतिकारी थी। देखिए, इतिहास में क्या होता था, ज्यादातर साम्राज्य जीते हुए लोगों पर अपना कल्चर, अपना धर्म, सब कुछ थोप देते थे। लेकिन साइरस ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने लोगों को अपना धर्म, अपने रीति रिवाज, यहां तक कि अपने लोकल लीडर्स तक को बनाए रखने की इजाजत दी। और जानते हैं, यही मल्टीकल्चरलिज्म, यही चीज इस एम्पायर की असली ताकत बने। तो ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये महान साम्राज्य कितनी तेजी से उठा और फिर कितनी नाटकीय तरीके से इसका अंत हुआ। लगभग 2 सदियों तक दुनिया पर राज करने के बाद 330 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने इसे जीत लिया और उसकी शानदार राजधानी परसेपोलिस, उसे आग लगा दी गई। एक पूरा साम्राज्य जलकर राख हो गया। पर सवाल यह है कि क्या एक विचार, एक संस्कृति को भी जलाया जा सकता है? सिकंदर की जीत के बाद ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ एम्पायर्स के बनने और बिगड़ने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि अब ये कहानी बन जाती है एक संस्कृति के लचीलेपन की, उसकी सर्वाइव करने की ताकत की, और कैसे वो बदलते समय के साथ खुद को नए नए रूपों में ढालती चली गई। कई सदियों तक अलग अलग शासकों के अंडर रहने के बाद फारसी पहचान का एक जबरदस्त कमबैक हुआ। ससानियन साम्राज्य के दौर में फारस एक बार फिर से एक वर्ल्ड पावर बन गया। इतना पावरफुल कि वो उस वक्त के रोम और बाइजेंटियम जैसे बड़े साम्राज्यों को टक्कर दे रहा था। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल रिवाइवल नहीं था, ये आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर का भी एक सुनहरा दौर था। फिर 7वीं शताब्दी में एक और बड़ा बदलाव आया। अरब मुस्लिम सेनाओं ने इस पूरे इलाके को जीत लिया। लेकिन यहां भी फारसी संस्कृति का वो लचीलापन, वो रेजिलियंस देखने को मिला। देखिए, फारस को जीता तो गया, लेकिन उसकी संस्कृति इतनी रिच थी, इतनी गहरी थी कि उसने अपने विजेताओं को ही इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। फारसी भाषा, उसकी कविता, उसका साइंटिफिक नॉलेज, ये सब इस्लामिक गोल्डन एज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गए। अब हम आते हैं साल 1501 पर। सफाविद राजवंश ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ईरान के इतिहास और उसकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो ईरान को उसके ज़्यादातर पड़ोसियों से एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाने वाला था। सफ़ाविदों ने शिया इस्लाम को देश का राजकीय धर्म बना दिया। अब ये सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैसला भी था। इस एक कदम ने ईरान को ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम दुनिया से अलग कर दिया और उसे एक यूनिक आइडेंटिटी दी। और ये जो धार्मिक और राजनीतिक बंटवारा है, ये आज भी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स और इस इलाके के कई संघर्षों पर अपना असर डालता है। चलिए, अब हम कहानी के मॉडर्न दौर में दाखिल होते हैं। यहाँ से इतिहास की रफ्तार थोड़ी तेज हो जाती है और फारिस की कहानी में बाहरी ताकतों का असर और दखलंदाजी तेजी से बढ़ने लगती है। 19वीं और 20वीं सदी में ईरान दो बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच एक जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बनकर रह गया। सोचिए, उत्तर से रूसी साम्राज्य दबाव बना रहा था और दक्षिण से ब्रिटिश साम्राज्य, दोनों ही इस इलाके पर अपना कंट्रोल चाहते थे। और इस पूरे खेल का सबसे कीमती इनाम क्या था? काला सोना, यानी तेल। और फिर आता है साल 1951। ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने एक बहुत ही बोल्ड, एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने ईरान की विशाल तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उसे सरकारी कंट्रोल में ले लिया। तब तक ये इंडस्ट्री ब्रिटिश कंपनियों के हाथ में थी। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, ईरान का तेल ईरानियों का है। और इस एक फैसले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन मोसद्देक के इस फैसले का जवाब बहुत सख्त था। सिर्फ 2 साल बाद 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से एक तख्ता पलट हुआ और उनकी सरकार को गिरा दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ईरान और वेस्टर्न देशों, खासकर अमेरिका के रिश्तों में दशकों के लिए अविश्वास का जहर घोल दिया। इस घटना का जो साइकोलॉजिकल असर हुआ उसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ईरानियों के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल तख्ता पलट नहीं था, ये उनके नेशनल प्राइड पर, उनके राष्ट्रीय गौरव पर एक हमला था, एक तरह का राष्ट्रीय अपमान। और इस घटना की यादें आज भी ईरान की पॉलिटिक्स में जिंदा हैं और अमेरिका के प्रति जो गहरा अविश्वास है उसकी जड़ों में है। तख्ता पलट के बाद शाह की पावर और मजबूत हो गई और उनका शासन एक बहुत बड़े विरोधाभास, एक पैराडॉक्स से भरा था। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने ईरान को तेजी से मॉडर्नाइज किया, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरक्की की कीमत थी पॉलिटिकल आज़ादी का दमन। किसी भी तरह के विरोध को कुचल दिया जाता था और अमीर गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही थी। और यही जो असंतुलन था आखिर में उनके शासन के पतन की वजह बना। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सदियों का इतिहास, विदेशी दखलंदाजी का गुस्सा और देश के अंदर का असंतोष, ये सब मिलकर एक विस्फोटक सिचुएशन पैदा कर देते हैं। 1970 के दशक के आखिर तक ईरान एक सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा बन चुका था, जो बस फटने ही वाला था। और विडंबना देखिए, शाह के शासन के खिलाफ एक ऐसा गठबंधन तैयार हुआ जिसमें ऐसे ऐसे ग्रुप्स शामिल थे जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सेक्युलर एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, धार्मिक नेता, ये सब के सब एक ही मंच पर आ गए और इन सब का सिर्फ एक ही कॉमन गोल था, शाह को सत्ता से हटाना। तो हम इस कहानी को इसी एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। जब एक राष्ट्र जिसके कंधों पर 2500 साल की शानदार विरासत का भार हो, साथ में विदेशी दखल का गुस्सा हो और एक बेहतर भविष्य की उम्मीदें हों, जब वो क्रांति के रास्ते पर चलता है तो उसका अंजाम क्या होता है? एक क्रांति अपने साथ क्या लेकर आती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ईरान का इतिहास आज भी लिख रहा है। सोचिए, एक तरफ है 1979 की एक जबरदस्त क्रांति और दूसरी तरफ आज का एक परमाणु टकराव जो पूरी दुनिया को किनारे पर ले आया है। जी हाँ, ये ईरान की कहानी है और ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि हम सबकी है, क्योंकि ये आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करती है। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम, आखिर ये सिर्फ उनका अपना मामला क्यों नहीं है? क्यों वॉशिंगटन से लेकर टेल अवीव तक हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है? देखिए, ये एक ऐसी पहेली है जिसके तार ना दशकों पुरानी दुश्मनी से जुड़े हुए। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब आज की हेडलाइंस में नहीं मिलेगा। नहीं, इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1979, वो साल जब आज के ईरान की नींव रखी गई थी। 1979, ये सिर्फ एक साल नहीं था, नहीं, ये ईरान के लिए एक भूचाल जैसा था।
एक ऐसी क्रांति जिसने हजारों साल पुरानी राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका और उस देश की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर थे, उनकी आवाज एक साथ गूंज रही थी। ये एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने ईरान के सबसे ताकतवर शासक शाह की कुर्सी को हिला के रख दिया था। और नतीजा, शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और देखते ही देखते हजारों साल पुरानी राजशाही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब सत्ता में एक खालीपन था और इस खालीपन को भरने के लिए पेरिस से वतन लौटे आयतुल्ला रूहुल्ला खोमेनी वही इस क्रांति का चेहरा थे और वही इसकी नई दिशा भी। इस क्रांति के बाद जो नया ईरान बना उसे नाम दिया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब ये सिस्टम बड़ा अनोखा था। मतलब कहने को तो चुनाव होते थे एक गणतंत्र की तरह, लेकिन असली पावर वो सुप्रीम लीडर और कुछ खास मौलवियों की एक काउंसिल के हाथों में थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही महीनों के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसने ईरान और अमेरिका के रिश्तों में हमेशा के लिए एक जहर घोल दिया। हुआ ये कि क्रांति के समर्थक कुछ छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में अमेरिका महान शैतान था जो शाह का समर्थन करता था। 444 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने दिनों तक अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाकर रखा गया था। इस एक घटना ने दोनों देशों के बीच शक और अविश्वास की एक ऐसी गहरी खाई खोद दी जो आज तक नहीं भर पाई है। और इसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। अमेरिका से रिश्ते पूरी तरह टूट गए, डिप्लोमेटिक संबंध खत्म और एक ऐसी दुश्मनी शुरू हुई जो आज भी जारी है। और हाँ, यहीं से ईरान पर शुरू हुआ प्रतिबंधों का वो लंबा दौर। देखिए, क्रांति की वो उथल-पुथल अभी शांत भी नहीं हुई थी कि ईरान के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। अब कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, युद्ध का और कट्टरता का। एक ऐसा अध्याय जिसे 8 साल लंबे और बेहद क्रूर संघर्ष ने लिखा। साल था 1980। पड़ोसी देश इराक, जिसके लीडर थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम को लगा कि क्रांति के बाद ईरान कमजोर पड़ चुका है, यही सही मौका है। लेकिन ये लड़ाई 1-2 महीने नहीं, पूरे 8 साल तक चली और इसने ईरान की नई हुकूमत को कमजोर करने के बजाय और भी मजबूत बना दिया। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही क्रूर युद्ध था। लाखों जानें गईं, शहरों पर लगातार बमबारी हुई और तो और केमिकल हथियारों तक का इस्तेमाल हुआ। इसकी कीमत वाकई बहुत बड़ी थी। तो जब 1988 में आखिर ये युद्ध खत्म हुआ तो इसका नतीजा बड़ा हैरान करने वाला था। ईरान थका हुआ जरूर था, पर टूटा नहीं था, बल्कि हुआ इसका उल्टा। इस लंबे संघर्ष ने वहां की सरकार को और भी ज्यादा मिलिटराइज्ड, मतलब और भी ज्यादा सैन्यवादी और कट्टर बना दिया। और इसी वजह से ईरान की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी ही बदल गई। देश की जो सबसे ताकतवर फौज थी, जिसे रेवोल्यूशनरी गार्ड कहते हैं, उसका असर और पावर आसमान छूने लगा। अब वो अपनी पारंपरिक सेना पर डिपेंड नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने अपना मिसाइल प्रोग्राम तेज कर दिया और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी सहयोगियों का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया। ये पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाने का एक नया और स्मार्ट तरीका था। और यहीं से कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था, यानी समझौते और टकराव के दौर में। वो परमाणु वाला सवाल एक बार फिर से सबके सामने आ खड़ा हुआ। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, 2000 की शुरुआत में दुनिया को ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता चला। फिर 2015 में एक बड़ी डील हुई, जिसे JCPOA या ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं। लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर हो गया और सारे प्रतिबंध वापस लगा दिए। और आज ईरान फिर से हाई लेवल पर यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और टेंशन अपने चरम पर है। और यहीं आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ है ईरान, जो बार बार कहता है कि भाई हमारा प्रोग्राम तो पीसफुल है, हम तो बस बिजली बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है बाकी दुनिया, खासकर इजराइल और अमेरिका। दशकों से चले आ रहे सीक्रेट प्रोग्राम्स और ईरान के बयानों की वजह से वो इसे अपने लिए एक सीधा खतरा मानते हैं, अस्तित्व का खतरा। तो आज हम सब यहाँ खड़े हैं, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के रास्ते लगभग बंद हैं और तनाव अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा,
असली सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े टकराव को टाल पाएगी? इस एक सवाल का जवाब ईरान और हम सबकी दुनिया का भविष्य तय करेगा। ईरान के आसपास का तनाव कोई नई बात नहीं है, ये दशकों से सुलग रहा था। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे छिपे हुए संघर्ष को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये छद्म युद्ध यानी शैडो वॉर एक खुली जंग में तब्दील हो गया। कहानी की शुरुआत होती है एक एहसास से कि जो लड़ाई बरसों से पर्दे के पीछे चल रही थी वो अब सबके सामने आने वाली थी। छद्म युद्ध यानी शैडो वॉर, जिसमें दो बड़े देश सीधे नहीं लड़ते बल्कि दूसरे देशों की जमीन पर वहां के गुटों के जरिए एक दूसरे से भिड़ते हैं। लेकिन अब ये पर्दा हटने वाला था, और जब ऐसा हुआ तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक थे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मोड़ की जहां से सब कुछ बदल गया। खुले युद्ध की कगार पर 2026 का तनाव। यहीं से कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा शुरू होता है। 2026 की शुरुआत में खेल के नियम हमेशा के लिए बदल गए। अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी आशंका तो बहुतों को थी, पर उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उन्होंने सीधे ईरान के मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया, और इसके साथ ही प्रॉक्सी वॉर का दौर खत्म हो गया। और हाँ, ईरान का जवाब आने में जरा भी देर नहीं लगी। उसने पूरे रीजन को मिसाइलों और ड्रोन से भर दिया। अब ये कोई छिपी हुई लड़ाई नहीं रह गई थी, ये वो खुली जंग थी जिसका डर पूरी दुनिया को सालों से सता रहा था। और इस टकराव का असर पूरी दुनिया पर तुरंत महसूस किया गया। कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए, तेल के बाजारों में तो जैसे भूचाल आ गया, और दुनिया भर के डिप्लोमैट्स इस आग को बुझाने की कोशिश में लग गए। लेकिन सवाल तो यही है कि जो छिपा हुआ संघर्ष दशकों से चल रहा था वो अचानक इतना बेकाबू कैसे हो गया? आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो चलिए अब जरा उन चिंगारियों को ढूंढते हैं जिन्होंने इस आग को भड़काया। देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे टकराव एक बड़े युद्ध की वजह बन गए। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हम 2020 से देख सकते हैं, जब अमेरिकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई। उस घटना ने इस प्रॉक्सी वॉर को और ज्यादा हवा दे दी। फिर अगले कुछ साल मतलब 2020 से 2024 तक सीरिया से लेकर लेबनान तक ये लड़ाई और सीधी होती चली गई। 2025 आते आते तो ईरान और इजराइल सीधे सीधे मिसाइलों और साइबर हमलों से एक दूसरे को निशाना बना रहे थे। और फिर 2026 में वो हुआ जिसका डर था। पर्दा पूरी तरह से हट गया। तो हमने ये तो देख लिया कि ये संघर्ष कैसे बढ़ा, लेकिन ये सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई क्यों नहीं है? क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं? इसका जवाब भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में छिपा है। ये है होर्मुज़-जल्डमरू मध्य। इसे आप दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बेहद जरूरी धमनी समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो सीधे ईरान की सीमा से लगता है, और ग्लोबल ट्रेड के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल मतलब करीब 20% सिर्फ इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। तो अगर यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई, कोई भी रुकावट आई, तो एशिया से लेकर यूरोप तक की अर्थव्यवस्थाओं में सुनामी आ सकती है। बस यही वजह है कि यह क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ईरान का महत्व सिर्फ तेल और समुद्री रास्तों तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली ताकत इसकी सीमाओं के अंदर है। एक युवा और पढ़ी लिखी आबादी जो आर्थिक प्रतिबंधों का बोझ झेल रही है। देश के अंदर भी एक लगातार बहस चलती रहती है, सुधार और प्रतिरोध के बीच, और इस बहस का असर उसकी विदेश नीति पर भी पड़ता है। इस पूरी तस्वीर को अगर सच में समझना है तो हमें आज की हेडलाइन से थोड़ा और पीछे ईरान के गहरे इतिहास में झांकना होगा। ये देश हमेशा से एक ऐसा चौराहा रहा है जहां बड़ी बड़ी सभ्यताएं और विचार आपस में टकराते आए हैं। ईरान को एक मोनोलिथिक देश के तौर पर देखना एक बहुत बड़ी गलती होगी। देश के भीतर ही कई गहरे सवाल हैं। क्या दुनिया से जुड़ना बेहतर है या अलग थलग रहना? क्या बदलाव अंदर से आना चाहिए या बाहरी दबाव से? ये सिर्फ किताबी सवाल नहीं है। इन्हीं सवालों के जवाब ईरान की विदेश नीति और उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं। और एक बात और, ईरान का इतिहास किसी सीधी रेखा में नहीं चलता। ये एक चक्र की तरह है। महान साम्राज्य बनते हैं, वो बिखरते हैं, और फिर राख से एक नए रूप में फिर से जी उठते हैं। ये बार बार गिरने और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है जो आज के संघर्ष को भी एक अलग नजरिए से देखने में हमारी मदद करती है। और अगर इतिहास से कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये है कि ईरान गायब नहीं होता, वो खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेता है।
आज का संघर्ष इसके इतिहास का महज एक और अध्याय है और अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।